हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हम कर चुके हैं फोर्स और उसके कुछ बेसिक्स। और हमने जाना था कि फोर्स जो है वो कोज है किसका, मोशन का। अब हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोशन के लॉज करेंगे आज हम। तो लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले न्यूटन्स के 3 लॉ है। और सबसे पहले क्या, मोशन के लॉ न्यूटन ने ही दिए थे 3। लेकिन न्यूटन के पास आइडिया कैसे आया? सबने सुना है उसके सर के ऊपर सेब गिरा, ये हुआ वो हुआ। नहीं, सबसे पहले गैलीलियो था। तो गैलीलियो ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको उस टाइम के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट अपने न्यूटन थे, तो उनके पास सब कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाता था। जो भी पेपर पब्लिश होता था, जो भी एक्सपेरिमेंट होता था, उनके पास न्यूज जाती थी कि यस न्यूटन प्लीज अप मेंशन कि ये सही है या गलत है। ठीक है। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ने क्या बताया कि जो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो गैलीलियो ने किया था, उसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस सेटअप में आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक बॉल है और इस वेज के ऊपर रखा हुआ है। तो ये बॉल, गैलीलियो ने इस बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया। अब इस बॉल को ड्रॉप किया तो उस टाइम पे गैलीलियो ने देखा कि ये जो बॉल है, ये 2 वेज एक साथ लगाए हुए थे। ये बॉल यहाँ से ड्रॉप करी, यहाँ से गया और फिर ये इसके ऊपर क्लाइंब की। ठीक है। गैलीलियो ने इसको जितना स्मूथ हो सकता था उतना बनाया, मतलब इसमें बिल्कुल कम फ्रिक्शन हो, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, इस सरफेस को ऐसा बनाया। ये बॉल यहाँ से आई, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बॉल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी। मूव करते करते इस पोजीशन पे गई जहां तक ये बॉल थी इनिशियली। तो मतलब मान लो ये इनिशियली h हाइट पे थी ये बॉल, तो फाइनल जो पोजीशन थी इस बॉल की वो नियर अबाउट h हाइट थी, मतलब इससे ऊपर ये बॉल नहीं गई। ठीक है। अब इस बॉल को फिर गैलीलियो ने क्या किया, इससे नीचे से छोड़ा। तो मान लीजिए ये a हाइट है। अब a हाइट से छोड़ा तो यहां पे बॉल a हाइट तक ही गई, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा तो यहां 5 सेंटीमीटर तक गई ये बॉल। गैलीलियो देख के सरप्राइज की, बॉल ना तो ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही, कुछ तो लोचा है। तो गैलीलियो ने क्या किया, ये बॉल को तो यहां से छोड़ा लेकिन इसको यहां से रिमूव कर दिया। तो जैसे यहां पे देख पा रहे हैं, इस बॉल को यहां से छोड़ा और इसकी जो हाइट थी वो धीरे धीरे इसको ऐसे लंबा खींच दिया। इसको समझो, ये जो बी फिगर है इसको यू बना दिया, बहुत ही लंबा कर दिया और ये शेप बना दी। तो ये हाइट h है और यहां से छोड़ा है तो वो हाइट भी h है। तो h हाइट से छोड़ा तो ये बॉल पूरा ये डिस्टेंस कवर करके h हाइट तक ही गई। गैलीलियो फिर से देख रहा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बढ़ गया ना। अब डिस्टेंस बढ़ने के बाद भी h हाइट तक जा रही है। फिर गैलीलियो ने क्या किया, इसको और लंबा किया और सेम h हाइट तक बनाया। अब ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गया तो भी ये बॉल h हाइट तक गई। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक बार इसको हटा दिया देखने के लिए कि अब बॉल कहाँ जाती है। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि बॉल जहां से छोड़ी थी वो सेम हाइट अटेन कर रही है, मतलब उस हाइट से नीचे तो ये रुक ही नहीं रही, चाहे ये डिस्टेंस कितना ही बढ़ा दो। ठीक है। तो गैलीलियो ने इसको हटाया। तो ये हाइपोथेसिस थी कि, हाइपोथेसिस मतलब ये मानना था कि ये बॉल अब इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि ये आगे वाला पोर्शन तो है नहीं। तो h हाइट इसको आगे कहीं मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन क्या हुआ रियल सिचुएशन में, क्या हुआ कि ये यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गई। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखो। जैसे ऊपर से सिलेंडर छोड़ते हैं, ऊपर से बॉल को छोड़ते हैं कहीं से भी, तो क्या कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती फिर रुक जाती है। अगर उसी बॉल के ऊपर ऐसे ये शेप बना दें तो ये सेम हाइट h तक जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो वो रुक जाती है। रुकती क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, हमारे नेचर में जो है एक्सटर्नल फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉडी स्टॉप हो जाती है। तो फिर इसको न्यूटन ने पकड़ा
और न्यूटन ने सोचा चलो ना क्यों ना एक लॉ दे, तो न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को पकड़ा, फिर इसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट अपने खुद के किए। अब वो खुद के एक्सपेरिमेंट करके सबको समराइज करके न्यूटन ने 3 लॉ दे दिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी को हम धकेल रहे हैं, इनिशियली पुश करके छोड़ दिया, अगर उसको स्ट्रेट एक 1 डायमेंशन मोशन ले रहे हैं, एक डायरेक्शन में उसको पुश करके छोड़ दिया, तो ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या तो उसको एक ही जगह रखा हुआ है तो वो वहीं रखी रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, उसको धक्का मार दिया तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है, क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन लेते हैं। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी फोर्स, अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब, नेट फोर्स जो है 0 हो। तो अब नेट फोर्स 0 हो, इसको आप जैसे फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल के किक मारते हो तो क्या देखते हो, थोड़ी टाइम में जाके वो रुक जाती है। तो आप सोचोगे सर ये लो तो गलत हो गया, नहीं 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 सर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बात क्या है कि उस बॉल के ऊपर जैसे आप ग्राउंड पे खेल रहे हो तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तुमने यहां से किक किया राइट में, ये तुमने फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इस फ्रिक्शनल फोर्स, मान लीजिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है और तुम इसके ऊपर कांस्टेंट 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। तो अगर कांस्टेंट 5 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अब यूनिफॉर्म मोशन पिछले चैप्टर में आपको समझाया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहां पे डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो सेम हो एक टाइम इंटरवल में, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ गए ये बात। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स के जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती रहेगी इनफाइनाइटली, समझ आ गया। अगली स्टेटमेंट क्या है, अगली स्टेटमेंट कहती है कि इफ इट स्टेट्स दैट it thus suggests that an unbalanced external force, एक unbalanced external force is required to change the motion of the body, but no net force is needed. देखो, it thus suggests that an unbalanced external force, unbalanced external force, balanced क्यों नहीं बोला, अब जो ऊपर था उसमें बैलेंस किया था, ये फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में था और हमने बैलेंसिंग फोर्स राइट में लगाया, तो ये एक बैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस फोर्स आपको पिछले लेक्चर में बताया दिया, जब कोई भी मोशन नहीं होता। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा और अगर आपका रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा। तो अनबैलेंस फोर्स एक लगाना पड़ेगा ताकि उस मोशन को हम चेंज कर पाए। मतलब एक unbalanced force is required to change the motion of a body, but no net external force is needed to sustain the uniform motion. मतलब एक बॉडी को जैसे आपने फुटबॉल रखी हुई है तो उसको किक मारी तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो एक अनबैलेंसिंग फोर्स हो गया, वो रिक्वायर होगा, तो फुटबॉल मूव करी। अब इसको मूव करती रहे ये, तो उसके लिए एक अनबैलेंस फोर्स मतलब नेट 0 फोर्स लगाना पड़ेगा। नेट 0 कैसे होगा, इस बॉल के ऊपर जो फ्रिक्शनल लग रहा है उसके ऑपोजिट हम इसको धीरे धीरे किक करते रहे। इसका एक एग्जांपल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो होगी, उसमें आप सर्च कर सकते हो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, शॉर्ट वीडियो होगी, उसमें आप देखना उस कैसे उसको कंटेनर को हमने मूव किया है। ठीक है, इससे समझ आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो भी बॉडी है अपनी, जो भी बॉडी है उनका एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव ना करें। जैसे अगर तुम्हें कहा जाए, बच्चों तुम्हें कहा जाए कि भाई पढ़ना नहीं है, तो तुम्हें लगेगा वाह सर मौज हो गई, बिना पढ़े मजा आ गया। तो तुम्हारी एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है कि तुम रेस्ट में हो तो पढ़े रहोगे, तुमसे काम की बोल दी तुम्हारे सर दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक बॉडी में होती है, यूनिवर्सल है, तुम्हारे अंदर है, टेंशन मतलब सबके अंदर है। तो क्या कहते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट
हर एक बॉडी रजिस्ट करती है चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, उनके मोशन के स्टेट को। मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी से इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिससे जो बताती है कि अगर आप रेस्ट पे हो तो आप रेस्ट पे रहना चाहोगे, अगर आप मोशन में हो तो आप मोशन में रहना चाहोगे। मतलब कई बार होता है ना कि भाई अब तो मेहनत करनी है और मेहनत करे जा दो तो एक आधे दिन होता है मेरे को तो लगे रहना है, तो वो लगे रहना है, तुम्हारा इनर्शिया कम हो गया है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो आपकी रेस्ट पे है तो आप रेस्ट पे रहोगे, मोशन में हो तो मोशन में रहोगे। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमें कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जैसे हमने बताया स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट थी कि एक रेस्ट पे रहने के लिए या फिर मोशन में रहने के लिए नेट फोर्स 0 चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है मोशन में रखने के लिए और रेस्ट पे रखने के लिए, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को। ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन रेजिस्ट्स द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। रिलेटिव मोशन क्यों कहा गया है? रिलेटिव का क्या मतलब? किसी से रिलेट करके, जैसे हमने बताया रेफरेंस पॉइंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, वैसे रिलेटिव मोशन मतलब दो बॉडीज का बीच में मोशन। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसको यहां से आप पुश कर रहे हो, ठीक है, तो इसका रिलेटिव मोशन कहाँ है? इसका मोशन ये इधर मूव करेगी, किसके विद रिस्पेक्ट? ग्राउंड के। तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ये इधर को मूव करे, तो जो हम फोर्स लगाएंगे राइट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। अगर हम लेफ्ट में लगाएं तो फ्रिक्शन क्या करेगा? राइट में पुश करेगा उसको। तो दोगला आदमी है फ्रिक्शन, जहां भी हम जाएंगे उससे ऑपोजिट ही चल रहा है इसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। राइट में पुश करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में पुश करेंगे तो राइट में जाएगा, दो सरफेस के बीच में। आगे समझ। अब फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते? जैसे आपने देखा होगा जो हमारी मशीन होती है, जैसे सिलाई की मशीन होती है, तो सिलाई की मशीन को बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है। वो ऑयल क्यों डालते हैं हम? ताकि वो जो सिलाई मशीन है उसकी जो मशीन के अंदर की है, जो भी अपनी मशीनरी है उसके अंदर, वो जंग ना पकड़े या फिर वो चलने में मुश्किल ना हो उसको। तो क्योंकि अंदर भी दो सरफेस है ना, अगर एक गिरा रही है वहां पे तो दूसरी उसके साथ मूव करेगी, तो वहां पे दो बॉडी का मोशन है, तो ये फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं या ग्रीस यूज करते हैं। कई बार जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें ग्रीस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। जो अपना मोबिल ऑयल है वो भी यही काम आता है। इंजन गर्म हो जाता है ना, हमने देखा हो, फ्रिक्शन की वजह से गर्म होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कम प्रोड्यूस हो उसके लिए फ्रिक्शन को हमने रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये तो फ्रिक्शन इज एन इविल, बट नहीं, फ्रिक्शन इविल होता तो आप चल नहीं पाते। जैसे स्नो के ऊपर फ्रिक्शन कम होता है, अब फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि हम स्नो के ऊपर चल ही नहीं पाते। अब हम चल नहीं पाते तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप उस पर स्लिप करते हो। सिमिलरली नॉर्मल एक सरफेस के ऊपर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप मूव ही नहीं कर पाते, यू आर ऑलवेज स्लाइडिंग। तो स्लाइड ना हो इसके लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन मशीनों में फ्रिक्शन कम से कम रखने के लिए हम ऑयलिंग या फिर ग्रीस का यूज करते हैं। समझ आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूं, पॉज लो और ये सब लिख लो। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जैसे आपको बताया ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है टू स्टे इन सेम स्टेट। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, एंड इफ इट मूव्स और इट इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। अब कुछ एक जो आपने देखा होगा, एक ये एग्जांपल देखो, यहां पे ड्रैगन है, ये एक नेट के ऊपर रखा, नेट के ऊपर हमने बॉल डाली, लेकिन ये ड्रैगन इसी पोजीशन पे रह गया, वो नेट नीचे भी चला गया और फिर ऊपर भी आ गया। तो इस बॉडी की ये प्रॉपर्टी है सेम पोजीशन पे रहने की, मूव नहीं करी ये बॉडी, क्योंकि इनर्शिया है यहां पे। समझे? कपड़े झड़काते हैं ना हम, तो वो कपड़े झड़काते तो उसमें धूल क्यों निकलती है? क्योंकि वो जो मिट्टी है
हमने वो फटकार लगाई तो कपड़ा तो मूव कर गया हमारी वजह से, लेकिन मिट्टी सेम जगह रह गई, तो इसलिए वो मिट्टी दूर होती है कपड़ों से, तो वो भी इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये देखो, ये हमने कभी कभी ना कभी किया होगा। जैसे ग्लास है, ग्लास के ऊपर यूं हमने कार्डबोर्ड रखा और यहाँ पे कॉइन रख दिया, इसको फटाक देने खींच लिया या फिर इसको यूं उंगली से पुश कर दिया, तो ये क्या होगा, कॉइन इसके साथ नहीं जाता, कॉइन यहीं नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। सिमिलरली इसने एक्सपेरिमेंट किया है। अगला देखो, हाँ इसको देखो, इसमें ये दोनों नीचे क्यों गिरे, क्योंकि ये गाड़ी यूं जा रही थी पहले, फिर इसने टर्न लिया, लेकिन ये जो बॉडी थी इससे अटैच थी, गाड़ी तो मुड़ गई लेकिन ये नीचे गिर गए। ये बॉडी जो है ये देखो, ये सीधे गिरे हैं, उस डायरेक्शन में गिरे हैं। इस डायरेक्शन में क्यों गिरे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में गाड़ी का मोशन यही था, समझे। अगला एग्जांपल देखो, ये जैसे हम गाड़ी में बैठे एकदम से एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, अपनी अपर जो बॉडी है, अपर बॉडी ये देखो मुंह, ये आगे जाता है, लोअर बॉडी सेम पोजीशन पे रहती है। क्यों, लोअर बॉडी आपकी अटैच होती है गाड़ी से, तो गाड़ी एकदम से रुकी, लोअर बॉडी रुक गई, लेकिन अपर बॉडी आपकी हवा में है, तो हवा में होने के कारण हम आगे मूव करते हैं। सिमिलरली बस में आपने देखा होगा, जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो सब लोग आगे की तरफ गिरते हैं, अपर पोर्शन आगे की तरफ गिरता है, लोअर पोर्शन नहीं। अपर पोर्शन क्यों गिरता है, क्योंकि हमारी बॉडी का लोअर जो पोर्शन है वो गाड़ी से अटैच्ड है, तो इसलिए हमारी अपर बॉडी, क्योंकि जो हवा में है वो हवा के साथ चलेगी, क्योंकि वो मोशन में थी तो वो मोशन में रहेगी। अब इसमें समझो, ये है, अब इसमें आप ऊपर से और नीचे से एक ट्रेन पे हो, तो ट्रेन में आप खड़े हुए हो, तो ये जो है एकदम से ट्रेन मूव करेगी, तो आपकी क्या होगी, नीचे की जो बॉडी है वो आगे मूव कर गई, लेकिन अपर बॉडी वहीं पे रहेगी जिस पोजीशन पे थे। क्यों, क्योंकि ये हवा में है अपर बॉडी, तो वो हवा में होने के कारण इस बॉडी से पीछे रह गई, तो ये इनर्शिया है। इनर्शिया आपको रजिस्ट करवा रहा है कि आप मूव ना करो। सिमिलरली ये देखो, अब इसमें पत्ते गिरे हुए हैं, ये पत्ते की पूरी लेयर बनी हुई है, ऊपर से कोई आदमी कूदा है, ये कूदा तो ये पत्ते की लेयर वहीं रह गई, लेकिन ये जाल, क्योंकि इस जाल के ऊपर हम गिरे हैं तो हमारा एक बॉडी वेट है जिसकी वजह से फोर्स लगा है, तो ये जाल नीचे चला गया, लेकिन इन पत्तों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो ये सेम पोजीशन पे रह गए, समझे। तो इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। अब देखो, नॉट ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया, सब बॉडीज का सेम इनर्शिया नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन मास, मतलब अगर हाइयर मास है तो हाई इनर्शिया होगा। जैसे आलस कह सकते हो आप, जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा आलस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनका इनर्शिया ज्यादा होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका इनर्शिया कम होता है, तो वो क्या होता है, कम आलसी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा, हाइयर मास हाइयर इनर्शिया, समझे। तो सब बॉडीज का इनर्शिया सेम नहीं होता, इनर्शिया मास डिपेंडेंट होता है। आगे देखो, हेंस हैवी बॉडी हैव हाई इनर्शिया एज कंपेयर टू लाइटर बॉडीज। ठीक, ये आपको बता दिया। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, ये ना कुछ बाहर से नहीं है, बाहर से कुछ नहीं है बच्चों, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ऊपर वाले ने हमें बना के ऐसे भेजा है कि हाई मास होगा तो हाई इनर्शिया तो होगा ही। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, हर एक बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को। जैसे कि अगर आप खुद को देख लीजिए, अगर आपको कहे कि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट छोड़ो आप बिजनेस में आ जाओ, तो आपको लगेगा यार कर लेते हैं, लेकिन वहां जब डिफिकल्टी आएगी आपको, तो आपको नहीं पिछले वाला काम ही सही है, तो आप कंफर्ट की तरफ जाते हो। तो ऐसे ही नेचर में क्या टेंडेंसी है कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो मास को ही कई बार डायरेक्टली बोल देते हैं इनर्शिया ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ऐसे। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, 2 क्वेश्चन है। अब ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब फुटबॉल पे किक मारी जाएगी उस टाइम पे, गॉट इट। जब उसको रोका जाएगा उस टाइम पे, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी उस टाइम पे। तो ये 3 इंटरवल है जहां पे उसका मोशन और हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट, एक्सप्लेन। अब कारपेट ले लेते हैं, ये एक कारपेट है आपका, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। यहां से एक छड़ी ली और इसको पीटना शुरू किया, तो इसको पीटा तो क्या हुआ, ये जो डस्ट पार्टिकल है ये तो यहीं रह गए, ठीक। और ये जो कारपेट है ये यहां से मूव कर गया, तो डस्ट पार्टिकल यहीं रह गए, कारपेट मूव कर गया। डस्ट पार्टिकल क्यों यहां रहे, क्योंकि उनका इनर्शिया था, इसलिए वो वहीं पे रुक गए। अब आप कहोगे सर इनर्शिया तो कारपेट का भी था, लेकिन कारपेट नीचे हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, किस पे, कारपेट पे। इसके साथ के जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे ही जाएंगे, जिस पे स्टिक लगी है वो डस्ट पार्टिकल नीचे जाएंगे। लेकिन कारपेट एक दूसरे से इंटरलिंक है, डस्ट पार्टिकल एक्सटर्नल है, तो कारपेट कंप्लीट ऐसे नीचे जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे। तो ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये ऐसे निकलते हैं कारपेट से। समझ आ गया? समझ आ गया तो वेल डन, ठीक है। चलो तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।